Welcome everyone to the video classes of विवेकानंद पब्लिक स्कूल। आज हम क्लास 10th की बुक्स में से उस कोर्स में से ज्योग्राफी सब्जेक्ट के फर्स्ट चैप्टर को कवर करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं लास्ट ईयर क्लास 9th और 11th में सारा कोर्सेस CBSE के जैसा हो गया था और उसी को फॉलो करते हुए क्लास 10th एंड 12th में सब्जेक्ट आपके सोशल साइंस, इंग्लिश, संस्कृत, हिंदी ये सारे सब्जेक्ट सेम हो गए हैं। यानी अब आप समग्र शिक्षा के अंतर्गत पढ़ाई करेंगे जिसमें आपकी ये सारी बुक्स, जैसे अभी हम जो पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी क्लास 10th, ये सारी बुक्स CBSE बुक्स की जैसी हो गई हैं। देयर इज नो डिफरेंस नाउ। सिलेबस, पैटर्न, सारा नॉलेज लगभग एक जैसा हो गया है। तो आज हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं और अपने इस फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आज कवर करेंगे सोशल साइंस की अवेलेबल 4 बुक्स में से ज्योग्राफी बुक के चैप्टर 1 रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट को। जैसा कि आपको नाम से समझ आता है, रिसोर्स यानी जो चीज़ें, जो स्रोत हमें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उपलब्ध होते हैं, जो हमारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं, जो हमें नेचुरली या मैन मेड रूप से अवेलेबल हैं, वो रिसोर्सेस होते हैं। और ऑन द बेसिस ऑफ दोज रिसोर्सेस हम अपना डेवलपमेंट करते हैं, यानी हमारी क्वालिटी ऑफ लिविंग का स्टैंडर्ड रेज होता है। इनके बिना यानी रिसोर्सेस के बिना हम किसी भी तरह का ह्यूमन डेवलपमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट, इंडिविजुअल डेवलपमेंट या ओवरऑल हम कंट्री की बात करें तो वो डेवलपमेंट हम नहीं प्राप्त कर सकते। हम इसमें पढ़ेंगे कि रिसोर्सेस सबसे पहले कितने प्रकार के होते हैं, वो हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, यानी उनको पाने के सोर्सेस क्या हैं, वो बने कैसे हैं, और उनके डिफरेंट काइंड्स को कवर करेंगे। सबसे पहले देखिए, जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा है, रिसोर्सेस 2 भागों में बांटे गए हैं। दे आर डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट सेक्शंस, नेचुरल एंड ह्यूमन। यानी जो प्रकृति प्रदत्त हैं, हमें नेचर के द्वारा अवेलेबल हैं, जो हजारों लाखों सालों में बन रहे हैं वो या बने हुए हैं, जिनका हम यूज कर रहे हैं, वो नेचुरल हैं। और जो मैन मेड हैं या आर्टिफिशियल हैं वो ह्यूमन रिसोर्सेस हैं। जैसा आप देख सकते हैं, नेचुरल को फिर फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, रिन्यूएबल और एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्सेस वो जिनको हम फिर से, मतलब खत्म होने के कगार पर अगर वो आ जाएं तो हम उन्हें रिन्यू कर सकते हैं, फिर से उनकी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। और नॉन रिन्यूएबल यानी जिनको हम नहीं बढ़ा सकते, वो जितने मात्रा में उपलब्ध हैं, जितनी क्वांटिटी में अवेलेबल हैं, वो हमें बहुत ही समझदारी से वाइसली यूज करना होगा, क्योंकि वो अगर एक बार खत्म हो जाते हैं तो उन्हें बनने में करोड़ों साल लगते हैं, इसलिए उन्हें हमें वाइसली यूज करना होता है। इसी तरह ह्यूमन में अगर हम देखें तो स्ट्रक्चर्स और इंस्टीट्यूशंस में इसको डिवाइड किया गया है। हम इसके बारे में थोड़ा ओवरव्यू करेंगे, उनको समझेंगे, फिर आगे स्टडी करेंगे। आपकी बुक के पेज नंबर 1 पर जहां से ये चैप्टर स्टार्ट है, दिया हुआ है कि हमारे एनवायरनमेंट में सब कुछ अवेलेबल है जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए अवेलेबल है और नीड को सेटिस्फाई कर देता है, यानी उसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति अपनी नीड से ज़्यादा ग्रीड यानी कि लालच से इन चीज़ों का बहुत मात्रा में यूज़ करता है तो ये बहुत जल्दी खत्म होने के कगार पर पहुंच जाते हैं, जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए और ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए बहुत मुश्किल है, मतलब मुश्किल पैदा कर देगा। जैसा कि गांधी जी ने कहा है, देयर इज इनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट फॉर एनीवन्स ग्रीड। जैसा कि आपकी बुक में दिया है कि सबसे पहली चीज होती है कि वो रिसोर्स टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल है कि नहीं, मतलब वो हमारे नेचर में अवेलेबल तो है पर उसे प्राप्त करने को हमारे पास उतनी तकनीक उपलब्ध है या नहीं, और वो इकोनॉमिकली फीजिबल है या नहीं। क्योंकि अगर हम किसी तकनीक में बहुत ज़्यादा खर्च कर दें और उस रिसोर्स से हमें उतना बेनिफिट ना हो तो हम नुकसान में रहेंगे। इसमें बताया गया है कि ऐसी ही सारी चीज़ें रिसोर्स कहलाती हैं। धीरे धीरे एनवायरनमेंट में चीज़ें जो होती हैं डेवलप करती हैं और रिसोर्स के रूप में कन्वर्ट हो जाती हैं। पर हमसे एक क्वेश्चन किया गया है कि क्या हम सोचते हैं कि रिसोर्सेस फ्री हैं, ये गिफ्ट ऑफ नेचर हैं? नहीं, ये रिसोर्सेस जो हैं
दे आर फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन बींग्स जो हैं खुद भी रिसोर्सेस का एक कंपोनेंट है, एक घटक है, यानी हम स्वयं भी नेचर के रिसोर्स हैं। एंड दे ट्रांसफॉर्म मीन्स ह्यूमन ट्रांसफॉर्म मटेरियल अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट इनटू रिसोर्सेस, यानी कि जो मटेरियल अलग अलग शक्लों में, अलग अलग फॉर्म में हमें नेचर में मिलते हैं, उन्हें ह्यूमंस अपनी टेक्निकल नॉलेज से या अपने दूसरे नॉलेज से उसे रिसोर्स में कन्वर्ट करता है और अपने डेवलपमेंट और अपने एग्जिस्टेंस के लिए उसका उपयोग करता है। उन्हें कुछ आगे फर्दर डिवाइड किया गया है। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, उनकी उत्पत्ति, इसके आधार पर, जैसे कि बायोटिक और अबायोटिक। उनकी एग्जॉस्टिबिलिटी के आधार पर, एग्जॉस्टिबिलिटी यानी खत्म होगा कि नहीं होगा या कितने समय तक चलेगा, उसमें उसको दो भागों में बांटा गया है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। एक जिसको फिर से रिन्यू किया जा सके और एक जिसको रिन्यू नहीं किया जा सके। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, उसका मालिकाना हक, यानी उस रिसोर्स पर किसका अधिकार है, किसका पोजेशन है, उसमें हम उसे देखते हैं इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल और इंटरनेशनल, यानी वो किसी एक व्यक्ति का है, एक बड़े समूह या समाज का है, हमारे देश का है यानी नेशनल है, या कई देशों का मिलकर उस पर अधिकार है जैसे इंटरनेशनल है। अब इसको हम एग्जांपल से समझें कि इंटरनेशनल कैसे होगा। जैसे मान लीजिए हम बात करें ओशियन के वाटर की या ओशियन की, हर देश का 12 नॉटिकल माइल्स हमारे माइल्स से अलग होता है, समुद्र की जो दूरी होती है वो नॉटिकल माइल्स में नापी जाती है। हर देश का उसके किसी शहर में जहां कोस्टल एरिया होता है वहां से 12 नॉटिकल माइल तक उस देश का अधिकार होता है, और उसके बाद जो दूसरा देश है उसका उस पानी में अधिकार होता है। यानी वहां पर मछली पकड़ना या दूसरे मिनरल्स जो वाटर में नीचे अवेलेबल हैं उन पर उस देश का अधिकार जो उस किनारे पर है सिर्फ 12 नॉटिकल माइल्स होता है। तो ऐसे रिसोर्सेस को नेशनल इंटरनेशनल में भी बांटा जाता है। इसके अलावा ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि वो डेवलप कैसे करेगा, इस आधार पर भी उसे कुछ भागों में बांटा गया है, जैसे पोटेंशियल, डेवलप्ड स्टॉक और रिजर्व। इसके बारे में हम आगे समझेंगे। इनके टाइप्स को अगर हम थोड़ा सा डिस्क्राइबिंग वे में बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के बेस पर हम देखें तो बायोटिक रिसोर्सेज जो हैं दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ, जिनका जीवन होता है वो बायोटिक हैं। जैसे हम खुद भी, ह्यूमन बीइंग्स भी प्रकृति के दिए हुए स्रोत है यानी नेचुरल रिसोर्स हैं, या फ्लोरा और फौना जो हमारे चारों तरफ है यानी जंगली जानवर, पेड़ पौधे, ETC। फिशरीज यानी कि मछली पकड़ने की जगह या मछलियाँ जो हैं। लाइव स्टॉक मतलब जो हमारे गाय वगैरह हैं जो हमें मिल्क वगैरह प्रोवाइड करते हैं। ऐसे सारे चौपाए यानी क्वाड्रुप्ड जो हैं, 4 फूटेड एनिमल्स जो हैं ये लाइव स्टॉक में आते हैं, और ये सारे जिनमें लाइफ है, जो लिविंग हैं, वो सभी कहलाते हैं बायोटिक। तो ऑन द बेसिस, अगर आपको ये क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन रिसोर्सेस को कैसे डिवाइड करेंगे, तो दो होंगे वो, एक बायोटिक और एक अबायोटिक। तो बायोटिक तो वो हो गए जिनमें लाइफ है, अबायोटिक कौन से हुए, ऑल दोज थिंग्स विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स एंड दे आर कॉल्ड अबायोटिक। जैसे कि रॉक्स एंड मेटल्स हैं तो वो भी काम के, उन मेटल्स का हमारे दैनिक जीवन में, हमारी डेली लाइफ में काफ़ी उपयोग है। हम सारी वस्तुओं का जिनका इस्तेमाल करते हैं वो सभी की सब किसी न किसी मेटल से बनी होती हैं, पर उनमें लाइफ नहीं होती है, इसलिए वो कहलाते हैं अबायोटिक। तो अगर एक क्वेश्चन बनता है कि टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस में ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन क्या होंगे, तो दो तरह के होंगे, बायोटिक और अबायोटिक। आगे हम देखें ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी के आधार पर, यानी कि वो कितने लंबे समय तक चलेंगे, खत्म होंगे या नहीं, उनको फिर से बनाया जा सकता है या नहीं, इस आधार पर अगेन दे आर डिवाइडेड इनटू 2 डिफरेंट सेगमेंट्स। फर्स्ट इज रिन्यूएबल रिसोर्सेस, जिन्हें रिन्यू किया जा सकता है, चाहे वो फिजिकल हो, केमिकल हो, मैकेनिकल हो, और उस प्रोसेस से उन्हें किसी तरह से रिन्यू किया जा सके। जैसे कि सोलर और विंड एनर्जी की हम बात करें तो
वो थोड़े से रिन्यू किए जा सकते हैं। जैसे बिजली खत्म होती है यूज़ करने से तो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन फिर से किया जा सकता है। फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ, अगर हम पेड़ काटते हैं उनसे प्लाईवुड या लकड़ी का उसका यूज़ करते हैं तो पेड़ों को फिर से लगाया जा सकता है और वो रिसोर्स को रिन्यू किया जा सकता है। अगर हम लेकिन ऐसे रिसोर्सेज की बात करें जो नॉन रिन्यूएबल हैं तो ये बहुत ही लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम में आते हैं, यानी हजारों लाखों वर्षों में ये बन पाए हैं फॉसिल फ्यूल्स वगैरह से, और ये रिसोर्सेस को हम फिर से रिन्यू नहीं कर सकते। इसलिए इन्हें हमें बहुत ही बुद्धिमत्ता से, बहुत ही वाइसली इस्तेमाल करना होता है, वरना ये अगर खत्म हो जाएंगे तो ह्यूमन एग्जिस्टेंस और ह्यूमन डेवलपमेंट बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हम बात करें पेट्रोलियम हजारों लाखों सालों में उसके भंडार जो हैं धरती में आ पाए हैं। अगर हम उसे बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं तो वो एग्जॉस्टेबल हैं, वो खत्म हो जाएंगे एंड दे कैन नॉट बी रिन्यूड, उन्हें रिन्यू नहीं किया जा सकेगा। तो अगर एक क्वेश्चन बनता है कि एग्जॉस्टेबिलिटी के बेस पर वो कौन से रिसोर्सेज के टाइप क्या हैं, तो वो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल है। इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप के बेस पर कुछ होते हैं इंडिविजुअल, ये ओन्ड बाय प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस या सिंगल इंडिविजुअल के द्वारा या 2-3 लोगों के द्वारा जिन पर उनका अधिकार होता है, वो इंडिविजुअल रिसोर्सेज कहलाते हैं। जैसे कि खेती करने वाली जमीन, उस पर किसी एक किसान का अधिकार होता है तो वो इंडिविजुअल रिसोर्स कहलाएगा। दूसरे कहलाते हैं कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज, जिस पर किसी ग्रुप या किसी सोशल ग्रुप का अधिकार होता है। देयर आर रिसोर्सेज विच आर एक्सेसिबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी, उन तक सबकी पहुंच होती है, उन पर सबका अधिकार होता है। जैसे कि कॉमन ग्रेजिंग ग्राउंड, एक एग्जांपल हम देखें, गाय जहां घास खाती है वो घास के मैदान, वहां किसी के भी जानवर घास खा सकते हैं, तो उन पर पूरी कम्युनिटी का, यानी उस गांव का वो मैदान है तो पूरे गांव के सारे जानवर किसी के भी हो वो वहां आकर घास खा सकते हैं। तो वो जो ग्रेजिंग ग्राउंड है उन पर सबका अधिकार है, कम्युनिटी का अधिकार है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप हम इसे कहेंगे इंडिविजुअल और कम्युनिटी। लेकिन ये फर्दर और 2 भागों में विभाजित किया गया है, यानी ये 4 हैं। पहला इंडिविजुअल, दूसरा कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज, इसके बाद नेशनल रिसोर्स। टेक्निकली अगर देखें तो सारे रिसोर्सेस पर पहला अधिकार देश का होता है। आपने देखा होगा कई बार कुछ लोगों की ज़मीनों पर से हाईवे या रेलवे की ट्रैक्स निकलते हैं तो सरकार उन्हें कुछ मुआवजा देकर वो ज़मीन उनसे ले लेती है। यानी बेसिकली देखा जाए तो उस पर किसी का भी अधिकार हो, पर पहला अधिकार उस पर देश का होता है, यानी वो नेशनल रिसोर्सेस होते हैं। इवन ओशेनिक एरिया में, यानी समुद्र में भी, जैसा मैंने आपको बताया, 12 नॉटिकल माइल्स यानी 22.2 किलोमीटर तक एक देश का अधिकार होता है। इसके अलावा इसका दूसरा भाग है इंटरनेशनल रिसोर्सेस। देयर आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस विच रेगुलेट सम रिसोर्सेस। कुछ ऐसे संस्थाएं बनाई गई हैं जिन्होंने सब देशों ने मिलकर आपसी सहमति से उनको बनाया है कि उन रिसोर्सेस का अधिकार एक से अधिक देश कर सकते हैं। जैसे कि द ओशियनिक रिसोर्स बियॉन्ड 200 nautical miles of the exclusive economic zone belong to open ocean and no individual and country can utilize विदाउट द कंकरेंस ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। यानी मैंने आपको अभी बताया जैसे 12 नॉटिकल माइल्स तक एक एक देश का अधिकार होता है, मगर 200 नॉटिकल माइल्स के बाद अगर कोई ऐसी ओशियनिक एरिया आता है, जगह आती है पानी की, जहां पर कोई देश अपने किनारे से 12 नॉटिकल माइल्स तक नहीं जा रहा है, वो उसके आगे का एरिया है, तो उस नॉटिकल माइल के बाद यानी 200 नॉटिकल माइल के आसपास उसके बाद सारे देशों का उस पर अधिकार होता है। यानी कोई भी देश वहां पे पिस्करी यानी फिशिंग का काम कर सकता है, वहां के मिनरल्स का यूज कर सकता है, वहां किसी तरह के साइंटिफिक प्रयोग कर सकता है। तो इस बेस पर देखा जाए कि ऑनरशिप के बेस पर ये 4 भागों में डिवाइड है। इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के आधार पर फिर उन्हें विभाजित किया गया है, जिसको पहले को कहते हैं पोटेंशियल रिसोर्स। पोटेंशियल रिसोर्सेस क्या है? रिसोर्सेस जो कि किसी क्षेत्र में ढूंढ लिए गए हैं पर उन्हें यूटिलाइज नहीं किया गया है अब तक, वो जैसे कि पर्टिकुलरली इसमें एग्जांपल दिया है राजस्थान और गुजरात के कुछ पार्ट्स का, जिनमें हमें पता है कि विंड और सोलर एनर्जी खूब बनाई जा सकती है, पर उतना ज़्यादा हमने उसको अभी यूज़ नहीं कर पाए हैं। बहुत कम सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी हम प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। इसके अलावा डेवलप्ड रिसोर्सेस, वो रिसोर्स जिनका सर्वे कर लिया गया है, जिनकी क्वालिटी और क्वांटिटी को पहचान लिया गया है, ऑब्जर्व कर लिया गया है और सोच लिया गया है कि इनको कैसे यूटिलाइज करना है।
द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड ऑन टेक्नोलॉजी एंड लेवल ऑफ फिजिबिलिटी। तो मेन ये डिपेंड करता है कि हमारे पास उस रिसोर्स को यूज करने के लिए, उसका दोहन करने के लिए उतनी तकनीक है या नहीं। तो पहला हुआ पोटेंशियल रिसोर्स, दूसरा हुआ डेवलप्ड रिसोर्स, तीसरा हुआ स्टॉक। मटेरियल्स इन द एनवायरमेंट विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स बट ह्यूमन बीइंग्स डू नॉट हैव द एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस दीज, दे आर कॉल्ड स्टॉक्स, यानी भंडार। कुछ भंडार ऐसे हैं जिनके बारे में हमें पता है पर उनका उपयोग करने के लिए अभी हमारे पास टेक्नोलॉजी बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है, यानी वो स्टॉक्स के रूप में है लेकिन हम उसका उपयोग नहीं कर सकते अपने एग्जिस्टेंस या अपने डेवलपमेंट के लिए, वो स्टॉक कहलाते हैं। और reserves are the subset of the stock which can be put into use with the help of existing technical know-how। और रिजर्व्स कौन से हैं? जो अवेलेबल तकनीक के बेस पर जिनको यूज किया जा सकता है। तो इस तरह इन्हें भी फिर फर्दर डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। पहला है पोटेंशियल रिसोर्सेस, फिर डेवलप्ड रिसोर्सेस, स्टॉक एंड देन रिजर्व। तो ये हमारा पहला पार्ट था जिसमें हमने समझा कि रिसोर्सेस कितने प्रकार के होते हैं और आगे उन्हें कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। आगे के चैप्टर में हम उनके डेवलपमेंट के बारे में समझेंगे। कुछ इंटरनेशनल डिस्कशन के बेस्ड पर जब किसी भी रिसोर्स को यूज़ करने की बात आती है तो कैसे मीटिंग्स होकर इंटरनेशनली सारे देश किन रिसोर्सेस का यूज़ कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और ह्यूमन एग्जिस्टेंस को श्योर करने के लिए सारे देशों ने क्या डिसाइड किया है, इन सब चीज़ों के बारे में हम इसी चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।